देखो, हम अपनी रिवीजन सीरीज में वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। जो हमारा रिवीजन वाला काम है उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री से शुरू कर रहे हैं। और ट्रिग्नोमेट्री ऐसा टॉपिक है जो हर साल आता है। ये इसके मेन टॉपिक्स हैं आइडेंटिटीज, इक्वेशंस और स्केचेस। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, साइन, कॉस और टेन। ये तो बेसिक 3 है, उन्हीं को 1 अपॉन कर दें तो कोसेक, सीकेंड और कॉट। पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है। ये वैल्यूज पहले तो याद भी करते थे लोग, लेकिन अब क्या है कि अब तो ये तुम्हारे कैलकुलेटर में बिल्ट इन है, तो तुम्हें उसको सर्ट फॉर्म में रखो तो एग्जैक्ट वैल्यूज आएंगी। ये जो दो वैल्यूज हैं इन पर, ये जो दो एंगल हैं 90 और 270, इस पर जो tan की वैल्यू है वो इनफिनिट है। फिर सीकेंट, को सीकेंट एंड कॉट, इनकी आइडेंटिटीज बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसको अच्छे से याद कर लो। फिर टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन। ये नीचे जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये वो होते हैं जिनका सम 90 हो और उसमें साइन और कॉस एक दूसरे से स्वैप हो जाते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन। मैंने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज दोबारा से ग्रुप पर भी पोस्ट किए हैं, आप उनको याद कर लो। किसी नेगेटिव एंगल का साइन, कॉस या टेन लिया जाए तो वो साइन और कॉस में ये फर्क है कि कॉस का माइनस खत्म हो जाता है जबकि साइन और टेन नेगेटिव रहते हैं। थीटा एक्यूट है। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। अब ये आइडेंटिटीज देखिएगा। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर साइन थीटा को सब्जेक्ट बनाओ, फिर कॉस थीटा को बनाओ। 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कार्ड है, इसको तुम अच्छे से याद कर लो और ये बहुत हेल्पफुल होता है।
असल में मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि जो फॉर्मूलाज गिवन है उनको भी याद कर लो, क्योंकि स्पीड उसी से आती है। 1 - sin² ये असल में फॉर्मूला है a² - b² और उससे बनता है a+b × a-b। मैंने उसके तीनों फॉर्मूला लिखे हैं, और sin² + cos² को रीअरेंज कर लो। ये फॉर्मूलाज देखें। साइन रूल और उसके साथ मशहूर कोसाइन रूल, जो कि ज्यादा साइड्स हों तो फिर आप उसको यूज करते हैं। अब देखो, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हाफ BC sin A, इससे आप निकाल सकते हैं। जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो पहला कॉन्सेप्ट ये याद रखो कि 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन प्लस होते हैं, सेकंड में सिर्फ साइन प्लस होता है, तीसरे में सिर्फ टेन प्लस होता है, चौथे में कॉस प्लस होता है। इसको याद करने का ये वाला तरीका होता था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कहलाता है बेसिक एंगल। सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे तो 180 माइनस थीटा होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे तो 180 प्लस थीटा हो जाएगा। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस थीटा। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में डबल एंगल है, डबल एंगल जैसे लिखा हो sin 2 थीटा ऐसे हो ना, तो तुम दूसरा राउंड भी लेते हो और दूसरे राउंड में फिर एंगल ऐसे आ जाते हैं जैसे अब आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। एंगल को मेजर करने के दो तरीके हैं, डिग्री और रेडियन। पाई रेडियन हमेशा 180 डिग्री होता है। देखो, कोशिश तो करनी चाहिए कि तुम्हारा कैलकुलेटर हमेशा डिग्री मोड में हो। जाहिर है उसमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है, सर्कल वाला चैप्टर आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्री है और चैप्टर्स हैं।
यहाँ पर फिर वो चीज है कि आपके कैलकुलेटर में ये सपोर्ट अब है कि वो आंसर को डायरेक्ट फ्रैक्शन में दे सकता है। वो सवाल आता है ना एग्जैक्ट फॉर्म, वहां आपको इसकी जरूरत पड़ती है। बेसिक एंगल थीटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा है, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा, फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा। कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रेंज, ये देखो क्या होता है, ये जब हम इस डायरेक्शन में लेते हैं तो इसको कहते हैं पॉजिटिव एंगल, सॉरी नेगेटिव एंगल। जब आप ऐसे मेजर करते हैं यहां, माइनस थीटा इज द बेसिक एंगल, फिर आप उसको घुमाते जाएं, क्वाड्रेंट वही रहते हैं, लेकिन जब नेगेटिव रेंज लेते हैं तो अपने आंसर को नेगेटिव में लेकर चलते हैं, क्वाड्रेंट वही सेलेक्ट होंगे। अगर आपका आंसर आ रहा है फर्स्ट और थर्ड में, तो आप फर्स्ट और थर्ड ही सेलेक्ट करेंगे, लेकिन वैल्यूज नेगेटिव में होंगी। स्केचेस देखो, पहले रिवाइज कर लो। साइन थीटा का स्केच, पीरियड 360 है, रेंज -1 से 1 है, डोमेन 0 से 360 है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है। फिर y इज इक्वल टू कॉस एक्स, पीरियड 360 है, डोमेन 0 से 360 है, रेंज -1 से 1 है। शेप आपके सामने है, और ये उसका बड़ा वाला स्केच है। टेन थीटा, डोमेन 0 से 360 है, रेंज -इंफिनिटी से इंफिनिटी है, और पीरियड इसका 180 है। तो इसका शेप देखें, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्केचेस, चेंज इन एम्पलीट्यूड, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, वर्टिकल ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन, हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन एंड मॉड्यूलस। ये वो बड़े फंक्शंस हैं जो मैंने आपको यहाँ एक मास्टर कार्ड शो कर रहा हूं। इसको जरा देखिएगा, आई एम जस्ट कमिंग। आप इसको जरा देखें और फिर हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं।
डिफरेंशिएशन एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको बताया था कि तीन ऐसे, बल्कि चार समझ लो, चार ऐसे चैप्टर हैं जो हर दोनों पेपरों में आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है और फंक्शंस हैं। डिफरेंशिएशन की बेसिक जो, जैसे मैंने कहा था, सिलेबस की जिसको चेक लिस्ट कहते हैं, मैंने ग्रुप पर भी इसकी एक फाइल, ग्रुप पे भी इसका एक पैटर्न पोस्ट किया है। सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन आती है, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, डिफरेंशिएशन ऑफ लोगैरिथमिक फंक्शन है। जरा ये चेकलिस्ट देख लो। फिर जब हम x को डिफरेंशिएट करते हैं तो वन आता है, फिर x पावर n e पावर x, ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x, sin x का होता है cos x, कॉस का होता है माइनस साइन, टेन का होता है सीकेंड स्क्वायर, सीकेंड का होता है सीकेंड एक्स टेन एक्स। ये वो टेबल है जो मैंने ग्रुप पर भी इसकी एक फाइल शेयर की हुई है। अब चूंकि पेपर बहुत करीब है तो सारे फॉर्मूला अच्छे से याद करने हैं, सारे फॉर्मूला क्विकली मेमोराइज करने हैं। नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की नहीं है हमारे कोर्स में ना। आप उसको लेफ्ट साइड पे ले जाएं और फंक्शन बना के कर लें, वो ठीक है, लेकिन आप उसको डायरेक्ट नहीं करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इसमें ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, स्टेशनरी पॉइंट, रेट ऑफ चेंज, अप्रोक्सीमेशन और काइनेमेटिक्स, जो अलग से एक चैप्टर है पूरा। देखो, इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सिलेबस का एक रिव्यू कर लो, अपनी चेक लिस्ट बना लो, सारे फॉर्मूला याद करो, उनको अच्छे से रिकॉल कर लो। रजिस्टर के आखिर में जो नोट सेक्शन है उसको कम से कम 1 से 2 मरतबा पूरा रिवाइज कर लो।
तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो आपको याद है। एफ प्राइम एक सिंबल होता है, जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर को पीछे लाते हैं और पावर में से 1 माइनस करते हैं। ये बेसिक डिफरेंशिएशन है। हम लोग कॉफिशिएंट को डिफरेंशिएट नहीं करते। वेरिएबल पावर ये रिकॉलेबल है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स, जब आप खाली एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो वो 1 हो जाता है। किसी फंक्शन को डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट नहीं करते बल्कि उसको ऊपर लाते हैं। उसके बाद सर्ट फॉर्म, इसका एक ऑफिशियल मेथड तो यही है कि पहले पावर में से 1 कम करें फिर उसको वापस ले जाएं। एक 2 नंबर तरीका भी याद होगा कि डायरेक्ट आप डिनोमिनेटर में 2 लगाकर उसके साथ अंडर रूट लगा सकते हैं। जो ब्रैकेट फंक्शंस होते हैं, जो ब्रैकेट फंक्शंस होते हैं उनमें पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, पावर से मल्टीप्लाई करते हैं और पावर में से 1 कम करके ब्रैकेट का डेरिवेटिव अलग से रखते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब टेंजेंट और नॉर्मल में आप इसमें 90 डिग्री होता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखें और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। फिर रिवाइज कर लें प्रोडक्ट रूल जो कि प्रोडक्ट फॉर्म पे लगता है, क्वोशंट रूल जो कि फ्रैक्शन पे लगता है। In order to differentiate a function, y must be the subject. अब जैसे ये इक्वेशन है, पहले y को सब्जेक्ट बनाओ और फिर डिफरेंशिएट कर दो। एक पॉइंट पर 2 टेंजेंट्स नहीं आ सकते, एक ही आएगा। अब ये बड़ा मशहूर मेथड है कि अगर अंडर रूट फंक्शन हो तो तुम उसको कैसे सॉल्व करते हो। डायरेक्ट मेथड कि ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव लिख दो और नीचे उस फंक्शन के साथ 2 लगा दो, ये डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देगा। रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज में रेट का मतलब है समथिंग इज डिवाइडेड बाय टाइम। इसमें बहुत सारे रेट ऑफ चेंज हमारे कोर्स में है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। इसकी यूनिट से आप इसको पहचान सकते हो। फॉर एन इनिशियल वैल्यू जनरली t is equal to 0, here we differentiate with respect to time। चेन रूल, अब चेन रूल वैसे तो ठीक है, वो एक मेमोरी भी बन सकता है, लेकिन उसमें ना वो जैसे dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx है तो उसमें वो दोनों लेटर्स सेम होते हैं। चेन रूल इज अप्लाइड व्हेन 2 rates are given, it is also called connected rate rule। बहुत सारी एग्जांपल्स आपको लिखी हुई नजर आ रही है रेट ऑफ चेंज पे। फॉर 4 वेरिएबल्स, अगर वेरिएबल 4 हो जाए तो चेन रूल को 2 मर्तबा लगाना पड़ता है। फिर ये बड़े अच्छे से याद कर लो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो डिफरेंशिएशन होती है वो कैसे करते हैं। ये मैंने अभी दिखाया भी था लेकिन उसकी ज्यादा क्लियर पिक्चर है।
एक मर्तबा नहीं लगेगा तो एक वक्त में तीन ही वेरिएबल पे लगेगा, पहले एक मर्तबा लगाएं, एक वैल्यू निकाल लें, फिर उसको दूसरी मर्तबा लगाएं और एक जो मिसिंग वेरिएबल है वो डिस्कवर कर लें। जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तो उसका एक ऑर्डर होता है, पावर, फंक्शन और एंगल। सबसे पहले पावर को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर फंक्शन को, और आखिर में अलग से एंगल को डिफरेंशिएट करते हैं। ये वाली स्क्रीन देखो। फॉर ट्रिग्नोमेट्री इन डिफरेंशिएशन, ये बड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है कि अगर ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है, अगर ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है और उसमें तुम्हें सॉल्व करना है डिफरेंशिएशन को, ट्रिग्नोमेट्री कम्स विद डिफरेंशिएशन, तो कैलकुलेटर को रेडियन मोड में रखो। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं वो इनर्ट होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफरेंशिएशन से चेंज नहीं होते, बस आप पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। लेफ्ट साइड पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी है, वो देखो। E is a constant, its value is 2.718। अब जरा स्केचेस देख लो। पहले मैंने शो किया y इज इक्वल टू ई पावर x, इसका स्केच जो है वो x एक्सिस को टच नहीं करता, लिहाजा जो x एक्सिस है वो इसका एजम्प्टोट है। अब दूसरा देखो, y इज इक्वल टू माइनस ई पावर x। तीसरा y इज इक्वल टू ई पावर माइनस x, y एक्सिस में रिफ्लेक्ट हुआ। अब चौथा जो है वो डबल माइनस है।
हाउ टू ड्रॉ अ स्केच। पहला स्टेप, सेलेक्ट अ सूटेबल शेप फ्रॉम 4, फाइंड द इंटरसेप्ट। और ये वैल्यूज जो लेफ्ट साइड पर है इनको याद कर लो। अगर तुम एक साइड से ई हटाओगे तो दूसरी तरफ ln आएगा। आजकल ये रूल है कि तुम्हें जो डोमेन दिया हुआ होता है तुम्हारा आंसर उसमें फिट होना चाहिए। जैसे तुमने अब ये स्केच बनाया, देखो इसका डोमेन है 0 till 3, इसीलिए हमने इसको पीछे एक्सटेंड नहीं किया, डोमेन से बाहर नहीं जा सकते। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, e पावर ln a इज इक्वल टू a। इसमें क्या होता है कि जो लेटर्स है ना e और ln a, तो e और ln कट जाते हैं, e और ln कट जाते हैं, e ln 3 इज इक्वल टू 3। अब आ जाओ डिफरेंशिएशन ऑफ लोगैरिथमिक फंक्शन। लॉग e ln x होता है, ln x का स्केच देखो। सबसे पहले जो तुम्हें ln x का स्केच नजर आ रहा है ये तुम्हें मेमोराइज कर लेना चाहिए, ये ex का इनवर्स फंक्शन है। देखो लेफ्ट साइड पे ना फंक्शन है और उसका इनवर्स है। y इज इक्वल टू ln x, तो उसका डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा। ln 2x प्लस 3, 2/2x प्लस 3। ln को डिफरेंशिएट करने का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है कि नीचे फंक्शन लिखो और ऊपर लिख दो डेरिवेटिव। विच द स्ट्रेट लाइन एग्जिस्ट, वो तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर होना चाहिए। तुम या तो क्वेश्चन मुझे पोस्ट कर दो, तुम्हारी बात सुन के तो यही लग रहा है कि इसमें कोई इक्वेशन दी होगी और उसको पहले लीनियर लॉ पे लेकर आना है। अगर सवाल LG पर है तो वो डिफरेंशिएट नहीं होगा। दो तरह के लॉग्स होते हैं, एक होता है log 10x, वो कहलाता है कॉमन लॉग, और दूसरा कहलाता है नेचुरल लॉग। तो दो तरह के लॉग्स होते हैं जो तुम्हें याद रखने चाहिए। उसके बाद फिर कंपेयर होना चाहिए, कंपेयर करके वैल्यूज निकल जाएंगी। जो LG है ना तो उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना इंटीग्रेट कर सकते हैं। ln x कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड।
डायरेक्टली। हाँ, वो जो एक मेथड होता है ना, हेंस वाला मेथड, वो लग सकता है। ये मैंने कल वाली क्लास में भी समझाया था, और ये बड़े इंपॉर्टेंट 3 रूल्स हैं, इनको बहुत अच्छे से याद कर लो। अप्रोक्सीमेशन, ये टॉपिक भी आता है, छोटा सा सवाल होता है, बेसिकली ये स्मॉल चेंजेस होती हैं। इसका सिंबल देखो, लेफ्ट साइड पे देखो, फॉर्मूला डेबा वाई अपॉन डेबा एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये उसको रीअरेंज करके देखो। परसेंटेज का भी फॉर्मूला देखो, दिस चैप्टर डील्स विद स्मॉल चेंजेस। अगर तुम्हें स्मॉल चेंज निकालनी है, जैसे 2.01 से 2, तो 0.01 होगा। डेबा इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, प्लस डेबा का मतलब इंक्रीज होगा, माइनस डेबा का मतलब होगा डिक्रीज। स्टेप्स क्या है? फाइंड द स्मॉल चेंज सबसे पहले, फिर डिफरेंशिएट करो और उसमें x की इनिशियल वैल्यू डाल दो, फिर उसके बाद ये फॉर्मूला लगाओ। अगर इसके स्टेप्स देखो, जब हम कैलकुलस की बात करते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, ये डिफरेंशिएशन की एक और बड़ी एप्लीकेशन है।
इसमें स्टेशनरी वैल्यू के नाम से ये बड़ा फेमस है, और इसमें ना चाहिए ये कि मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज अच्छे से याद कर लो। मैं आई विल ट्राई कि मैं ग्रुप पे भी इसको पोस्ट कर दूं कि मेंसुरेशन के फॉर्मूला इसमें चाहिए होते हैं। देखो, इसमें जो चीज सबसे पहले कॉन्सेप्ट में लाओ वो सेकंड डेरिवेटिव के सिंबल्स हैं। अक्सर लोग ये सिंबल्स याद नहीं करते और वो फंक्शंस की तरह के उनको लग रहे होते हैं। ये फंक्शंस के सिंबल नहीं है जो लिखा हुआ है ना एफ डबल प्राइम। एक मर्तबा डिफरेंशिएट करें dy अपॉन dx, दूसरी मर्तबा करें d2y अपॉन dx2, ये कहलाता है सेकंड डेरिवेटिव। Generally, a quadratic function has a maximum or minimum value. इसमें पहली शेप देखो, लेफ्ट साइड पर ये मिनिमम कर्व है, और इसका जो टर्निंग पॉइंट पे ग्रेडियंट निकालोगे, टेंजेंट बनाओगे ना, तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, तो ग्रेडियंट 0 होगा। In order to find maximum or minimum value of a function, differentiate it and put it equal to 0. नहीं, हाँ कह सकते हो, जो क्यूबिकल फंक्शंस होते हैं, नहीं उसमें टर्निंग पॉइंट नहीं होता ना, फिर वो तो ऊपर ऊपर जाता है। टर्निंग पॉइंट तो इसी में होगा ना जो वापस आए, वो तो फिर वापस नहीं आता ना। ये कहलाता है मैक्सिमम कर्व। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम कर्व। स्टेप्स क्या थे? पहले डिफरेंशिएट करो, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करो, उससे x निकलेगा, x बिलोंग्स टू स्टेशनरी पॉइंट। फिर x को गिवन इक्वेशन में डालकर स्टेशनरी और टर्निंग पॉइंट निकाल लो। नहीं, क्यूबिकल फंक्शन में ऐसे नहीं आता ना, वो तो आप अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा वो। अगर आप क्यूबिकल को डिफरेंशिएट करोगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। नेचर अगर फाइंड आउट करनी है तो उसमें आप सेकंड डेरिवेटिव निकाले। अगर वो लेस देन 0 होगा तो नेगेटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा तो मिनिमम कर्व होगा।
मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑलवेज बिलोंग्स टू वाई। अब देखो, जो चीजें तुम्हें चाहिए जब तुम्हें क्वाड्रेटिक स्केच बनाना हो, so you need to determine the nature, you need to determine the turning point, and you need to determine the intercepts. क्यूबिकल फंक्शंस का जैसे अभी जैन से भी बात हुई थी, जो क्यूबिकल फंक्शंस होते हैं उनका ऑफिशियली कोई टर्निंग पॉइंट नहीं होता, क्योंकि वो वापस नहीं आते। तो इसलिए उनका एक ही बैंड बनेगा, वहां से वो ऊपर जाएंगे। मेंसुरेशन इन्वॉल्व होती है, तो आप दो इक्वेशंस बनाएं, एक से दूसरे में सब्स्टिट्यूट करें और मिनिमम मैक्सिमम निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 कर दें। अगर वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करें तो एरिया बनेगा, और अगर एरिया को डिफरेंशिएट करें, अगर एरिया को डिफरेंशिएट करें तो उससे फिर क्या होगा, उससे फिर एक साइड आ जाएगी। नहीं, उसमें टर्निंग पॉइंट शो करने की जरूरत नहीं होती। वो आजकल जो एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा है ना पेपर के शुरू में, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव एंड मेक इट इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन ये कैलकुलस का पार्ट है और इसको हम कहते हैं रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ। अब जरा देखो, इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, और इसमें एक वो हेंस वाला क्वेश्चन आता है इनडायरेक्ट सोल्यूशन, वो भी आपको दिख रहा है। मैंने इसको अपडेट किया है। जो टॉपिक इन्होंने 2018 में ऐड किया था, 2020 में सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शंस ये 2018 में ऐड हुआ। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ लोगैरिथमिक फंक्शन, वो जो इनडायरेक्ट सॉल्यूशन कहलाते हैं। ये एक लिस्ट है, इसको एक मर्तबा अच्छे से देख लो।
अच्छा, अब इंटीग्रेशन के जो प्राइमरी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो देख लो। इंटीग्रेशन चूंकि डिफरेंशिएशन का रिवर्स है, तो जैसे साइन एक्स है तो माइनस कॉस होगा, कॉस है तो साइन होगा, टेन का ln होता है। ये एक मर्तबा गौर से सारी इंटीग्रेशन के जो कन्वर्जन है वो देखो। मैंने कांस्टेंट एक मर्तबा ऊपर लिख दिया है, बाकी सब आप उसमें लिख सकते हो। इसकी जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, इक्वेशन ऑफ अ कर्व है, एरिया अंडर द कर्व, और काइनेमेटिक्स में भी इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है। इसकी तीन बड़ी एप्लीकेशंस रिकॉल कर लो। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका सिंबल देखो, बेसिक फॉर्मूला देखो। हम जब इंटीग्रेट करते हैं तो पावर में वन ऐड कर देते हैं, फिर उसी से हम डिवाइड कर देते हैं और उसमें कांस्टेंट लगाते हैं। इंटीग्रेशन में पावर में वन ऐड करते हैं।
देखो, y को डिफरेंशिएट करोगे तो dy अपॉन dx आएगा, dy अपॉन dx को इंटीग्रेट करोगे तो y आ जाएगा। ये उसका रिवर्स है, मतलब इंटीग्रेशन उसका रिवर्स है। और ये सिंबल्स हैं, देखो एफ एक्स इज डिफरेंशिएटेड तो एफ प्राइम एक्स बनेगा, एफ प्राइम एक्स से वापस लाओ तो एफ एक्स होगा। अगर एफ डबल प्राइम लिखा हुआ है तो इसका मतलब है सेकंड डेरिवेटिव। ये सिंबॉलिक लैंग्वेज जरा देख लो। If second derivative if given, we integrate twice to get y. दो मर्तबा इंटीग्रेट करें। फॉर एवरी इंटीग्रेशन पुट कांस्टेंट लाइक c। अगर आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो तो फंक्शन को आपको ऊपर लाना पड़ेगा। जैसे ये फंक्शन है ना, आपने डिनोमिनेटर से उठाया, इसको ऊपर शिफ्ट किया, फिर इंटीग्रेट होगा। देयर इज नो क्वोशंट रूल और प्रोडक्ट रूल इन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में ना तो कोई प्रोडक्ट रूल होता है ना कोई क्वोशंट रूल होता है, इस तरह की कोई चीज उसमें नहीं होती। तो आपको ब्रैकेट्स खोलनी पड़ती। बड़ी हेल्पफुल शीट है कि जब तुम इक्वेशन ऑफ अ कर्व लेते हो तो इंटीग्रेट करोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट आएगा। ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट को इंटीग्रेट करोगे तो इक्वेशन ऑफ कर्व आ जाएगी। उसका रिवर्स है ना, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट dy अपॉन dx है। इसमें जो c निकालने वाला स्टेप होता है उसके लिए एक पॉइंट दिया होता है। इंटीग्रेशन ऑफ अ ब्रैकेट फंक्शन, ये रूल अच्छे से रिकॉल कर लो कि अगर तुम्हें किसी ब्रैकेट फंक्शन को इंटीग्रेट करना हो तो तुम पावर में 1 ऐड करो, उससे डिवाइड करो, और जो तुम्हारा फंक्शन है उसके डेरिवेटिव से भी डिवाइड कर दो। जो चीज कॉपी करना चाहो जल्दी से कर लो, कोई मसला नहीं है।
तो अगर फंक्शन के अंदर, अगर ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर फंक्शन हो तो फिर आप उसमें ये वाला मेथड नहीं लगा सकते। अगर ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर फंक्शन हो तो आप ये नहीं लगा सकते, फिर आपको ज़ाहिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ता है। इस तरह किसी फंक्शन को आप पहले रीअरेंज कर लो। अगर ब्रैकेट के अंदर जैन, अगर ब्रैकेट के अंदर पावर 1 ना हो तो फिर ये जो मेथड तुमने अभी बता रहे देखा था ना, वो इस्तेमाल नहीं होता। अगर लिमिट इंटीग्रेशन हो, अगर लिमिट इंटीग्रेशन हो तो फिर उसमें, अगर लिमिट इंटीग्रेशन हो तो उसको डेफिनेट इंटीग्रेशन भी कहते हैं। उसमें फिर आप सी नहीं लगाते, मतलब उसमें आप उसको रिवर्स कर लेते हैं लेकिन उसमें सी नहीं आता। ये बेसिकली वो केस होता है जिसमें लिमिट दी हुई होती है। इंटीग्रेट तो वैसे ही होता है जैसे आप कर रहे होते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंट नहीं होती, लेकिन जो लिमिट होती है वो लगाने से सी इन्वॉल्व नहीं होता, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। देखो, अब ये वाला क्वेश्चन सामने रखो जो मैं आपको दिखा रहा था कि पहले एग्जामिनर ने डिफरेंशिएट करवाया, तुमने शो कर दिया, फिर वो ही फंक्शन जो है वो हेंस लगा के पूछा। हेंस वाली लॉजिक ये थी कि अगर तुम्हें पहले पार्ट में डिफरेंशिएट करवाता है और दूसरे पार्ट में इंटीग्रेशन उसका रिजल्ट है, जैसे तो पिछले पार्ट का डेरिवेटिव क्या आया, 3x+2 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1। अच्छा, अब तुम इसको गौर से देखो, ये वही फंक्शन है लेकिन इसमें 2 मिसिंग है, तो तुम इसमें पहले मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके 2 पूरा कर दो, फिर ये सेम हो गया, अब डायरेक्ट इंटीग्रेट लग दो। मतलब इसमें इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि पिछले जो नीचे लिखा हुआ है वो इंटीग्रेट करके आया था। तो जब वापस हम उसको लेके जाएंगे तो वही फंक्शन वापस आ जाएगा। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इस लॉजिक का नाम है, हमने रखा था इसका नाम हेंस वाली लॉजिक। जाहिर है कि ये ऑफिशियल कोई हेंस वाली लॉजिक तो इसका नाम नहीं है, लेकिन इसमें होता यह था कि पहले एक सवाल में एग्जामिनर तुम्हें डिफरेंशिएशन करवाएगा, तुम डिफरेंशिएट कर लोगे, अब देखो उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हेंस। अब जो हेंस लिखा हुआ है, अब जो हेंस लिखा हुआ है इसको फिर आप डिफरेंशिएट करो। पहले आप, सॉरी, इंटीग्रेट डायरेक्ट तो नहीं कर सकते ना, पहले स्क्वायर हटाओ। स्क्वायर हटाकर ऊपर आ गया 4। अब जो नीचे लिखा हुआ है 1+2x का होल स्क्वायर, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके पास आंसर आया, बस 4 इजाफी 4 बाहर निकाल दो, ये मैच कर गया। फिर इसकी इंटीग्रेशन बगैर वर्किंग के डायरेक्ट हो जाएगी, वो पिछले पार्ट से अटैच्ड है।
नहीं 4 तो बाहर है ना, वो तो पहले एक मर्तबा, अच्छा शायद मैंने पुट करने में गलती की हो, तुम सही कह रहे हो, एक मर्तबा मुझे रखना चाहिए था 1, और हाँ ये सही कह रहे हो, इसमें गलती नजर आ रही है कि एक नहीं, इसमें गलती नहीं है, पहले मैंने 4 पहले रखा है, देखो अब मैंने हटा के देखा ना चैट बॉक्स को, तो पहले 4 रखा फिर 1 रखा और दोनों को माइनस कर दिया, सही वर्किंग हुई। चलो फिर हम अपनी, ये हमारा अभी काम जारी है और हम इसको इंशाल्लाह अब अपनी कल वाली क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ये टॉपिक हमारा पूरा नहीं हो सका, सो वी हैव टू डू इट इन आवर नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।